हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं हितेश शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी जो क्लास रहेगी उसका जो पहला जो चैप्टर रहेगा। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कशन किया था, एग्जाम का पैटर्न हमने देखा था कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है और किस क्रम में हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज की अपनी ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय। भूगोल में देखें, सिलेबस में बात करें तो राजस्थान का सामान्य परिचय नामक वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने कल ही आपको बता दिया था, सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये कहीं पे मेंशन नहीं होता सिलेबस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि सामान्य परिचय वाले टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। जैसा कि हमने बताया था, हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल हम इसमें देखेंगे, राजस्थान की सीमाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके अलावा जो नवीनतम संभागीय व्यवस्था है उसकी दोस्तों चर्चा करेंगे और नवीनतम जिला व्यवस्था जो है, नए जो जिलों का गठन हुआ है, वो सारी चीज़ें इस राजस्थान के सामान्य परिचय वाले सेक्शन में आएंगी दोस्तों। तो आज आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान का सामान्य परिचय, अपनी आज की पहली क्लास रहेगी दोस्तों। तो एक बार आपको करना क्या है, फेयर कॉपी लेनी है। इससे पहले अगर लास्ट वाली क्लास सिलेबस डिस्कशन वाली आपको नहीं देखी है आपने, तो वो देखनी है ताकि आपकी समझ में आए कि अपनी चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, क्या अपना सिलेबस है, क्या अपना एग्जाम पैटर्न रहता है और किस क्रम में, किस रणनीति के साथ में हम इस संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। दोस्तों, मेरा कहना यही होगा कि आप सभी को नोट्स बनाने हैं अच्छे से और बार बार आपको रिवीजन करना है। जितना आपसे कहा जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको करनी है, प्रैक्टिस खूब सारी कराई जाएगी, कंप्लीट जो कंटेंट रहेगा वो आपको दोस्तों दिया जाएगा। इधर उधर कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है और ये आपको नहीं देखना है कि साइड वाला विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, वो कोई नई बुक लेके आया है, कोई नए नोट्स पढ़ रहा है, तो उन सभी चक्रों में आपको नहीं फंसना है। बस कंटिन्यू जो चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं उनका रिवीजन करना है, बार बार से वो नोट्स बनाने हैं और उसके अलावा अगर कुछ करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था दोस्तों कि इस राजस्थान के सामान्य परिचय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो सबसे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय में हम पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ना है हमें, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। एवं विस्तार। उसके बाद में सेकंड टॉपिक में हम क्या देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल। स्थिति विस्तार के बाद में राजस्थान की आकृति की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आकृति, क्षेत्रफल व क्षेत्रफल की अन्य देशों के साथ में तुलना, व क्षेत्रफल की तुलना। क्षेत्रफल की तुलना पूछी जाती है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की विभिन्न देशों के साथ में भी पूछी जाती है कि राजस्थान किसके बराबर है, राजस्थान का क्षेत्रफल किसके लगभग बराबर है, किससे कितना गुना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। इस राजस्थान की सीमाओं में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और उसके अलावा जो जिलों से संबंधित जो तथ्य बनते हैं वो सारी चीजें इस टॉपिक में देखेंगे। 4 नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था और 5 नंबर पे इसमें जो रहेगा अपना जिला व्यवस्था। जिला व्यवस्था। तो अपना जो पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, पहला जो चैप्टर रहेगा, इस पहले चैप्टर में ये 5 सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं
और आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन, हर टॉपिक से यहाँ से बनते हैं। स्थिति विस्तार से राजस्थान में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो संभागीय व्यवस्था और जिला व्यवस्था है, इससे तो आप देखिएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसको तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे कि पहले क्या चलता था, कब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, कब बंद की गई, कौन सा संभाग कब बना, क्या कौन से संभाग की विशेषता है। इसी तरीके से जिलों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो लगभग ये मान के चलिए कि 4 से 5 घंटे का अपना ये टॉपिक रहेगा। इसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेन निकालें, हेडिंग डाल लें और ये डाल लें। उसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, स्थिति एवं विस्तार। फटाफट से आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में भी सबसे पहले आपको डालना है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी दोस्तों, क्या रहेगी? राजस्थान की स्थिति। चलिए, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। और स्थिति को जानने के लिए उससे पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाओं के बारे में। अक्षांशों के आधार पर अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। देशांतरों के आधार पर अगर दोस्तों हम बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पुनः 2 भागों में, पूर्वी देशांतर और कौन से? पश्चिमी देशांतर। यानी कि हम यूं कहें कि अक्षांश और देशांतरों दोनों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में या 4 गोलार्धों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। और उन्हीं 4 गोलार्धों, उन्हीं 4 अक्षांशों के आधार, 4 गोलार्धों के आधार पर राजस्थान की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है या किस गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है या किस गोलार्ध में स्थित है। ऐसे ही एशिया में आपसे पूछा जाता है, भारत में आपसे पूछा जाता है। तो कुल मिला के 4 कंडीशन, 4 केस बनते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार हम चर्चा करते हैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में। चलिए एक बार अक्षांशों और देशांतरों के बारे में हम चीजें देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर अक्षांशों के आधार पर देखें तो इस संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, अक्षांशों के आधार पे बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। और इधर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में। ये रेखा की बात करें तो ये मध्य वाली रेखा, ये रेखा कौन सी कहलाएगी दोस्तों? आपको सभी को पता होगा, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध कहलाया। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाया, और दक्षिण में स्थित गोलार्ध दोस्तों कौन सा गोलार्ध कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। और इधर दूसरी ओर साइड हमें बात करें देशांतरों के आधार पर दोस्तों, बात करें इधर देशांतरों के आधार पर अगर हम बात करते हैं इस पृथ्वी की, तो इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देशांतरों के आधार पर इधर बात करते हैं तो कौन सा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध आता है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। और इसकी बात करें तो पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। यहां पे बात करें, ये जो मध्य की जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहेंगे? ग्रीनविच रेखा।
ये 0 डिग्री देशांतर रेखा रहेगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा इसे कहा जाता है। कौन सी रेखा हो जाएगी दोस्तों? ग्रीनविच रेखा। और इसकी बात करें तो ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये कौन सी थी? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, यानी कि संपूर्ण अब पृथ्वी की दोनों के आधार पर दोस्तों हम बात करते हैं अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर 2 भाग हुए, देशांतरों के आधार पर इधर दोस्तों 2 भाग हुए। अब अक्षांश और देशांतरों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को विभाजित कर दिया जाता है 4 गोलार्धों में, यानी कि 4 पार्टों में इसे डिवाइड किया जाता है। और ये 4 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे एक बार देख लें आप फटाफट से। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, जाएगा पूर्व, और ये दोस्तों कौन सा? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति, अगर आपसे पूछी जाती है दोस्तों अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति किस अक्षांश में है। दूसरा अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है देशांतरीय आधार पर, दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों देशांतरीय आधार पर, देशांतरीय आधार पर, और तीसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर, अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर, अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर, या आपसे पूछ लिया जाए ग्लोब पर, या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति से संबंधित 3 तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है। अक्षांशीय आधार पर अगर राजस्थान की स्थिति आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है राजस्थान कौन से अक्षांश, कौन से गोलार्ध में रहेगा दोस्तों, आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय आधार पर अगर राजस्थान की स्थिति आपसे पूछी जाती है तो आपको याद रखना है राजस्थान कहां पर रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान कहां पर रहेगा? पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर राजस्थान कहां पर रहेगा प्यारे दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय दोनों आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों राजस्थान कहां पर रहेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी दिशा में रहेगा, उत्तरी पूर्वी दिशा में। आप नोट कर लें अक्षांशीय आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान रहेगा। देशांतरीय आधार पर दोस्तों आपको याद रखना है पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर या ग्लोब पर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है? कहां पर रहेगा राजस्थान? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर रहेगा प्यारे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर रहेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखो एक बार दोबारा से देखो, मैं बताता हूं अभी तक हमने क्या चर्चा की कि जब राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बात की जाती है तो सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतरों की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अक्षांशों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा दोस्तों। इधर देशांतरों के आधार पर बात करें तो यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के
पूर्व का जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और जो पश्चिम का भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हमें याद रखना है दोस्तों कहां पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान की स्थिति कहां पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थिति देशांतरों के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो आपको याद रखना है कौन से गोलार्ध में रहेगा प्यारे दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में रहेगा राजस्थान, पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और अगर लास्ट में आपसे पूछ लिया जाए प्यारे दोस्तों कि अक्षांशीय एवं देशांतरी, ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई, सॉरी ये वाली अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये वाली देशांतर रेखा हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन दोनों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और उसके अनुसार बात करें 4 भाग यानी कि 4 गोलार्ध कौन कौन से बने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान की जो स्थिति रहेगी वो कहां पर रहेगी, फर्स्ट गोलार्ध में रहेगी। तो यहां तक एक बार चीजों को आप नोट कर लें और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय आधार पर प्यारे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर आपको याद रखना है कहां पे रहेगा प्यारे दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप फटाफट से यहां तक नोट करें। उसके बाद में फिर जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी 4 स्थितियां पूछी जाती हैं, उसकी हम यहां पे चर्चा करेंगे। देखिए यहां तक चीजें हमने देखी, उसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया में या विश्व में राजस्थान की स्थिति आपसे पूछ ली जाए, एशिया में पूछ ली जाए या भारत में पूछ ली जाए। तो देखिए ग्लोब पर अभी हमने चर्चा कर ली, ग्लोब पर अगर आपसे पूछा जाए तो स्थिति क्या रहेगी, सेम, यानी कि ग्लोब पर पूछा जाएगा उत्तर पूर्व में। चलिए आप देखें, नोट कर ले, विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में स्थिति राजस्थान की, विश्व में अगर स्थिति पूछ ली जाए, पहली कंडीशन ये बनती है, विश्व में स्थिति हमसे पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, एशिया में स्थिति, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है दोस्तों, एशिया में स्थिति, और तीसरी हमारी क्या बनेगी, भारत में स्थिति। तीसरी हमारी यहां पे क्या बनेगी दोस्तों, भारत में स्थिति। देखिए विश्व में अगर स्थिति आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है विश्व में कहां पर रहेगी, उत्तर पूर्व में। विश्व में प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व में स्थिति कहां रहेगी, उत्तर पूर्व में। उत्तर, क्या याद रखना है, उत्तर पूर्व में। देखिए आगे डायग्राम में हम देखेंगे, ये उत्तर पूर्व दिशा पूछ सकता है या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी आपसे पूछ सकता है। आपको क्या याद रखना है, उत्तर पूर्व में रहेगी। एशिया की अगर बात करें तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम में। एशिया में अगर राजस्थान की स्थिति बात करें प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम दिशा बोल सकते हैं या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध इसको बोल सकते हैं। और भारत में प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में आपको याद रखना है, जैसा कि आपको ज्ञात है, उत्तर पश्चिम में रहेगा। कहां पर, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम में। देखिए अब हम मैप में इनको दर्शाते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इनको चीजों को देख लेते हैं फटाफट से, के बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। देखिए विश्व की अगर बात करें, विश्व में जब हम चलते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 केस बनते हैं। इससे पहले 3 केस हम पहले देख चुके हैं जो स्थिति से आधारित पूछे जाते हैं। क्या बताया, विश्व में स्थिति पूछी जाती है कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया क्या रहेगी, उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि जो राजस्थान स्थित रहेगा कहां पर, इस गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित रहेगा। कहां पर, विश्व में। एशिया में बात करें प्यारे दोस्तों, एशिया में हमने क्या बताया, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है, यानी कि जो राजस्थान की स्थिति रहती है वो कहां पर रहती है, इस एरिया में।
कहाँ पर रहती है? इस में दक्षिण पश्चिम में। और भारत में देखें तो भारत में आप सभी को पता होगा कि भारत में राजस्थान कहाँ पर स्थित है? इस वाले हिस्से में स्थित है। कौन से वाले हिस्से में स्थित है दोस्तों? इस उत्तरी पश्चिमी हिस्से में। कौन से में? उत्तर पश्चिम हिस्से में। ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या उत्तर पश्चिम में। राजस्थान ये कहां पर स्थित रहेगा? उत्तर पश्चिम में। इधर बात करें तो इधर कहां पर? दक्षिण पश्चिम में। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम। कहां पर स्थित रहेगा? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। और इधर बात करें तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी दिशा में। कहां पर स्थित रहेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी दिशा में। कुल मिला के ये 4 कंडीशन या 4 केस बनते हैं। किससे संबंधित? स्थिति से संबंधित। एक बार पुनः देख लें, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान की स्थिति से संबंधित, 6 कंडीशन होती हैं, 6 आधार पर 6 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान की स्थिति है, पहला आपसे क्या पूछ सकता है कि जो राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय आधार पर कहां पे है प्यारे दोस्तों? तो आपको याद रखना है कहां पर हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पे हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय आधार पर आपको याद रखना है कहां हो जाएगा राजस्थान? उत्तरी गोलार्ध में। स्थिति क्या रहेगी? ये। दूसरा पूछ सकता है देशांतरीय आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? ये वाली, यानी कि देशांतरीय आधार पर कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। क्या आपको याद रखना है? पूर्वी गोलार्ध। क्या याद रखना है? पूर्वी गोलार्ध में। तीसरा पूछ सकता है अक्षांश और देशांतरों दोनों के आधार पर पृथ्वी को विभाजित किया गया 4 गोलार्धों में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, सॉरी 4 गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी। यानी कि यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान कहाँ पर आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये वाला हिस्सा किसका रहेगा? राजस्थान का। उसके बाद में 3 केस ये बनते हैं जो आपसे पूछ सकता है स्थिति के बारे में, कि विश्व में अगर स्थिति पूछी जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कहां पर रहेगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में राजस्थान रहेगा। उत्तर पूर्व दिशा हो सकती है, आपसे क्वेश्चन में दिशा दे सकता है उत्तरी पूर्वी दिशा में, या गोलार्ध दे सकता है। तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। ये राजस्थान की स्थिति रहेगी। एशिया में बात करें तो एशिया में ये राजस्थान की स्थिति रहेगी। दक्षिण पश्चिमी में एशिया में कहां स्थित रहेगा? दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित रहेगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित रहेगा। और भारत में आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम में। भारत में कहां पर? उत्तर पश्चिम में। ये वाली स्थिति किसकी रहेगी? ये वाली स्थिति राजस्थान की, यानी कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे अपना एक पॉइंट कंप्लीट होता है, कौन सा? राजस्थान की स्थिति वाला। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब राजस्थान की स्थिति हमने देखी किसके आधार पर? अक्षांश और देशांतरों के आधार पर। और इन्हीं अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर सूर्य की स्थिति बनती है। यानी कि हमने यहाँ पे चर्चा की 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि करक रेखा यहाँ पे आती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा। इस करक रेखा और मकर रेखा के आधार पर राजस्थान की जो सूर्य की स्थिति है, उस सूर्य की स्थिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, राजस्थान की स्थिति में ही हमें कंटिन्यू करना है दोस्तों। यहां तक नोट कर लें। सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में छोटे बड़े दिन पूछे जाते हैं। सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में जो छोटे बड़े व समान दिनों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में, सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सबसे छोटे बड़े, सबसे छोटे बड़े व समान दिन रात।
तो हेडिंग क्या है दोस्तों, ये अपनी हेडिंग रहेगी नेक्स्ट। इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 केस यहाँ पे बनते हैं, चारों कंडीशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सबसे छोटे बड़े व समान दिन रात। देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन बनती हैं जब सूर्य की स्थिति रहती है कर्क रेखा पे, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, पहली कंडीशन, जिसे बोलते हैं कर्क संक्रांति, जो कि कब होती है 21 जून को। दूसरी जो कंडीशन होती है, जो सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिणायन होता है और मकर रेखा पर उसकी जो किरणें हैं सीधी पड़ती हैं सूर्य की मकर रेखा पर, ठीक है। और वो जो कंडीशन है उसे मकर संक्रांति कहते हैं, 22 दिसंबर के दिन वो कंडीशन बनती है, वो केस बनता है। नेक्स्ट जो होता है एक बोलते हैं वसंत विषु, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और कहां पर भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है, भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कंडीशन जो होती है 21 मार्च के दिन ऐसी स्थिति बनती है, वसंत विषु इसको बोलते हैं। दूसरा जो है सूर्य पुनः नीचे आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में और सीधा जो चमकेगा कहां पे, भूमध्य रेखा पर, और जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं शरद विषु के नाम से जाना जाता है। और ये जो टाइम होता है 23 दिसंबर का होता है दोस्तों। देखिए चारों ही स्थिति की हम बात करते हैं, 4 कंडीशन बनती हैं, एक कर्क संक्रांति की, एक मकर संक्रांति की और एक वसंत विषु की। यहाँ पे देखिए हम नोट करते हैं, चार केस यहां पे बनेंगे दोस्तों। एक तो यहां पे बनती है कौन सी, हमने अभी बताया कर्क संक्रांति, कर्क, पहला केस किसको बोलते हैं, कर्क संक्रांति का बनता है। बात करें इस कर्क संक्रांति की, पहली कंडीशन कौन सी, कर्क संक्रांति की। दूसरी बात करें कौन सी बनेगी यहाँ पे, मकर संक्रांति की। कौन सा केस बनेगा, मकर संक्रांति। तीसरी बात करें वसंत विषु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसंत। तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वसंत विषु, वसंत, या इसको बसंत विषु कहते हैं, वसंत विषु। और चौथे की बात करें कौन सा हो जाएगा, शरद विषु। चौथा कौन सा हो जाएगा, शरद विषु। 4 केस यहां पे हैं। बात करें इस कर्क संक्रांति की, कंडीशन कब बनती है आपको याद रखना है, 21 जून को। ये कर्क संक्रांति कब रहेगी दोस्तों, आपको याद रखना है 21 जून। कब रहेगी, 21 जून को कर्क संक्रांति, 21 जून। इस मकर संक्रांति की हम बात करें, आपको याद रखना है 22 दिसंबर। कब रहेगी मकर संक्रांति, 22 दिसंबर। इस वसंत विषु की बात करें, आपको याद रखना है 21 मार्च। याद रखना है 21 मार्च। और इधर शरद विषु की हम बात करें तो आपको याद रखना है 23 सितंबर। देखिए आगे चारों की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया सूर्य की स्थिति के बारे में, यानी कि 21 जून को जब हम देखते हैं तो 21 जून को जो सूर्य रहेगा वो कहां पर रहेगा दोस्तों, देखो देखिए दोस्तों, 4 हैं
पृथ्वी की बात करें, तीन मुख्य रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, कर्क रेखा की बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसकी बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कि मकर रेखा। जब हम बात करते हैं 21 जून को यानी कि करक संक्रांति की बात करते हैं, तो जो सूर्य की स्थिति दोस्तों रहती है वो सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है, तो आपको याद रखना है सूर्य की जो सीधी स्थिति रहती है वो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ पर? कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य कहाँ पे चमकेगा प्यारे दोस्तों? कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है यानी कि उत्तरायण रहता है। इधर बात करें मकर संक्रांति की, यानी कि मकर संक्रांति की बात करें तो इस दिन जो सूर्य की स्थिति रहती है यानी कि जो सूर्य सीधा चमकेगा, जो सूर्य सीधा चमकता है वो कहाँ पर चमकता है? मकर रेखा के ऊपर चमकता है, यानी कि जो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पे पड़ेंगी दोस्तों? मकर रेखा के ऊपर। कहाँ पर पड़ेंगी? मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। ठीक है। जब बात करें वसंत विषुव की यानी कि 21 मार्च की सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य पुनः कहाँ पर रहेगा? उत्तरायण रहेगा। सूर्य पुनः कहाँ पर रहेगा? उत्तरायण रहेगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रहेगा सूर्य, और इसकी जो सीधी किरणें पड़ेंगी वो कहाँ पर पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर। सॉरी, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? भूमध्य रेखा के ऊपर। आपको 1 मिनट, ये रेखा कौन सी हो जाएगी? कर्क। ये कर्क है, ये भूमध्य है, ये कौन सी हो जाएगी? मकर। यहाँ पे बात करें 21 मार्च को वसंत विषुव को सूर्य की सीधी स्थिति या सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? मकर रेखा के ऊपर 21 मार्च को। और इधर शरद विषुव की बात करें यानी कि 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य की जो स्थिति रहेगी पुनः क्या रहेगी दोस्तों? दक्षिणायन रहेगी, और सूर्य सीधा कहाँ पे चमकेगा? तो आपको याद रखना है सूर्य सीधा चमकेगा भूमध्य रेखा के ऊपर। लंबवत किरणें पड़ती हैं कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा के ऊपर। किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ेंगी? भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत किरणें पड़ेंगी, और सूर्य की स्थिति दक्षिणायन रहेगी। कंडीशन कब की रहेगी? 23 सितंबर की। तो इन्हीं आधार पर राजस्थान में पूछे जाते हैं कि जो सबसे छोटे बड़े दिन व रात हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। उन सभी की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए 21 जून की बात करें तो 21 जून में राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस 21 जून की बात करें तो इस 21 जून को आपको याद रखना है राजस्थान में सबसे बड़ी रात, 21 जून की बात करें तो सबसे बड़ा दिन होता है राजस्थान में। बात करें सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी कब? 21 जून को। और इसी 21 जून को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे छोटी परछाई किस दिन बनती है तो आपको याद रखना है किस दिन बनेगी दोस्तों? 21 जून को। सबसे छोटी परछाई, सबसे छोटी परछाई, सबसे छोटी परछाई बनती है कब? इसी 21 जून को। यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है, तो जैसे ही, क्योंकि राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है और सीधा इसके ऊपर चमकेगा, तो लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश आएगा, जिसकी वजह से दिन की अवधि की बात करें, समय की बात करें तो सबसे बड़ा दिन यहाँ पर रहता है। इधर मकर संक्रांति की बात करें यानी कि 22 दिसंबर की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होगा, क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा के ऊपर चला गया यानी कि दक्षिणायन हो गया। इधर कर्क रेखा की बात करें तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा के ऊपर क्या? तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, तिरछी पड़ेंगी, तो तिरछी पड़ेंगी तो सूर्य का जो प्रकाश है कम समय के लिए आएगा, कम समय के लिए आएगा तो जो सूर्यास्त है जल्दी हो जाएगा। और दिन की अवधि की समय की बात करें तो सबसे छोटा दिन यहाँ पे बनता है। तो 22 दिसंबर को आपको याद रखना है सबसे छोटा दिन। राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन कब रहेगा? 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटा दिन रहेगा। क्योंकि दिन सबसे छोटा है तो इसका विपरीत जो रात रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे बड़ी रहेगी।
अगर यहाँ पे रात की बात करें तो सबसे बड़ी रात, रात की बात करें तो सबसे बड़ी रात रहेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? परछाई की अगर बात की जाए तो चूंकि तिरछी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर, सबसे तिरछी किरणें कब पड़ेंगी? 22 दिसंबर को। और तिरछी किरणें पड़ती हैं तो सबसे बड़ी परछाई पूछ ली जाए या सबसे तिरछी पर, सबसे लंबी बड़ी या तिरछी परछाई पूछी जाए कब बनती है? तो 22 दिसंबर को बनती है। परछाई पूछ ली जाए तो इस दिन कैसी रहेगी? परछाई। यहां पे नोट करें परछाई। और परछाई आपसे पूछ ली जाए तो सबसे तिरछी, सबसे बड़ी व तिरछी परछाई कैसी बनेगी इस दिन? सबसे बड़ी व सबसे तिरछी परछाई अगर पूछ ली जाए, सबसे बड़ी, सबसे तिरछी या सबसे लंबी भी अगर पूछ ली जाए तो इसी दिन बनती है सबसे लंबी। ठीक है, ये बात याद रखनी है 22 दिसंबर की। अगर बसंत विषु यानी कि 21 मार्च की बात करें तो सूर्य चूंकि भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है सीधी लंबवत किरणें, तो भूमध्य रेखा के ऊपर चमक रहा है तो जो प्रकाश है उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी, यानी कि दिन और रात जो है वो समान रहेंगे। कब? 21 मार्च को। 23 सितंबर को अगर पूछ ले तो सेम कंडीशन, सूर्य तो चमक रहा है भूमध्य रेखा के ऊपर ही, लेकिन जो कंडीशन क्या है? दक्षिणायन है, दक्षिणायन रहता है सूर्य। और इस समय भी दिन व रात की बात करें तो समान ही रहेंगे, दिन व रात इस समय भी समान रहेंगे। ठीक है, तो 21 मार्च को आपको याद रखना है दिन व रात बराबर, 21 मार्च को दिन व रात बराबर रहेंगे। दिन व रात समान, दिन व रात दोनों में समान रहेंगे। सूर्य सीधा कब चमके, कहां पे चमकेगा? भूमध्य रेखा के ऊपर। दिन व रात समान रहते हैं 21 मार्च और कब? 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को ही सेम कंडीशन रहेगी, दिन और रात समान रहेंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि 21 मार्च को जो कंडीशन बनती है उसको वसंत विषुव कहते हैं, 23 सितंबर को जो कंडीशन बनती है उसको क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। यहाँ पे क्या रहेगी? परछाई की बात पूछ ली जाए सबसे बड़ी, तिरछी व लंबी रहेगी। ये बातें आप यहाँ तक एक बार नोट कर लें फटाफट से। यहाँ से अपना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सबसे छोटे बड़े व समान जो दिन पूछे जाते हैं। तो यहां तक एक बार आप नोट कर लें राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे राजस्थान के विस्तार की। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा विस्तार, और विस्तार में हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की हम चर्चा करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालें राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार।
चलिए दोस्तों, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं और उसके लिए आपको याद होगा कि अभी हमने लास्ट में क्या बताया था, अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कहां पर है, उत्तरी अक्षांश में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमें क्या काउंट करने हैं, उत्तरी अक्षांश ही काउंट करने हैं। राजस्थान यहां पे है, तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के मध्य ही राजस्थान स्थित रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में। इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हमने अभी क्या बताया, राजस्थान कहां पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही रहेगा। हमें पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम, इस तरीके उत्तर से दक्षिण में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आगे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको विद्यार्थी किस तरीके से कंफ्यूज होता है। जब हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, यानी कि जो राजस्थान का जो अंतिम बिंदु है ये वाला, इसकी बात करते हैं, तो ये कहां पर स्थित रहता है, 23-3 उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर, 23-3 उत्तरी अक्षांश से कहां तक रहता है राजस्थान का विस्तार। एक बार फटाफट से आप बता दें, अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दें जो देख रहे हैं, जिसे मालूम है, बेसिक नॉलेज है। देखिए यहां पे बात करते हैं विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कहां पर, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित रहेगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तेईस 3 उत्तरी अक्षांश से, और इस बिंदु की अगर हम बात करें तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तेईस 3 उत्तरी अक्षांश से, और इसकी बात करें तो ये बिंदु कहां तक जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक। कहां तक, उत्तरी अक्षांश। और अगर यहां पे हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, यानी कि राजस्थान का इधर का अंतिम बिंदु और ये वाले अंतिम बिंदु की अगर बात करें, तो ये देशांतरीय विस्तार कितना रहेगा दोस्तों, कितना, 69-30 पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट। उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां तक, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ के इसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की साथ साथ में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट यानी कि उत्तरी अक्षांश पर जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इस सबसे दक्षिणतम बिंदु की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है इसकी बात करें तो ये कौन सा गांव रहेगा। अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा गांव रहेगा दोस्तों, बोरकुंड गांव। गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे 3 कंडीशन, गांव आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बोरकुंड गांव। कौन सा, बोरकुंड गांव। गांव पूछ लिया जाए कौन सा रहेगा, बोरकुंड गांव। सबसे दक्षिणतम तहसील अगर आपसे पूछ ली जाए, तहसील
राजस्थान की सबसे दक्षिणतम तहसील पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कौन सी? कुशलगढ़ तहसील। कौन सी? कुशलगढ़। कौन सी तहसील? कुशलगढ़ तहसील। उसके बाद में यहाँ पे आपसे जिला पूछ लिया जाए, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सबसे दक्षिणतम जिला अगर पूछ लिया जाए तो सभी को ज्ञात होगा जिला कौन सा रहेगा? ये बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। कौन सा जिला रहेगा प्यारे दोस्तों? बांसवाड़ा। इधर सबसे उत्तरी की बात करें, उत्तरी गांव पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरी गांव इस पॉइंट पे स्थित है, यानी कि जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरी गांव अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? कोणा गांव। गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा? कोणा गांव। गांव के बाद में तहसील अगर आपसे पूछी जाती है तो तहसील कौन सी रहेगी? तहसील गंगानगर ही रहेगी। तहसील अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी? गंगानगर। और यहाँ पे जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गंगानगर जिला। ठीक है, सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव, सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर तहसील, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर जिला। इधर बात करें पूर्वी की, यानी कि पूर्वी बिंदु पर स्थित जो बिंदु है इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि 78-17 पे स्थित जो सबसे पूर्वी बिंदु है वहां पे अगर आपसे गांव पूछा जाए दोस्तों, 78-17 पे स्थित गांव पूछा जाए तो गांव आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? गांव सिलाना गांव। कौन सा गांव हो जाएगा दोस्तों? सिलाना गांव। गांव के अलावा यहां से आपसे पूछ ली जाए, तहसील पूछ ली जाए, इसकी सबसे पूर्वी तहसील कौन सी रहेगी तो आपको याद रखना है राजखेड़ा तहसील। तहसील कौन सी रहेगी? राजखेड़ा तहसील। तहसील कौन सी रहेगी? राजखेड़ा। और उसके बाद में अगर यहाँ पे जिला पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा रहेगा तो आपको याद रखना है धौलपुर। जिला यहाँ पे पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे तो कौन सा हो जाएगा? जिला धौलपुर। जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे धौलपुर। इधर पश्चिमी आपसे पूछ ली जाए, पश्चिम के बारे में बात की जाए, पश्चिम के बारे में आपसे बात की जाए कि राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है, पश्चिमी गांव अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? समगांव। पश्चिमी गांव की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों गांव अगर पूछा जाए तो कौन सा? समगांव। सॉरी, सम तो कौन सी हो जाएगी? तहसील हो जाएगी। आपको याद रखना है कटरा गांव। गांव अगर आपसे यहां से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? कटरा। कटरा गांव। तहसील अगर पूछी जाए, तहसील अगर पूछी जाए तो आपको याद रखना है कौन सी तहसील? सम तहसील। और जिला अगर पूछा जाए, जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा? जैसलमेर। तो ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं राजस्थान के विस्तार से संबंधित, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार से संबंधित। उन्हें देखिए कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कौन सा गांव? बोरकुंड गांव। तहसील पूछी जाए तो कुशलगढ़ तहसील। जिला आपसे पूछा जाए तो बांसवाड़ा। उत्तरी बिंदुओं की बात करें, उत्तरी गांव पूछा जाए कोणा, उत्तरी तहसील पूछी जाए गंगानगर और उत्तरी जिला पूछा जाए गंगानगर। पूर्वी की बात करें, पूर्वी विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। गांव पूछ लिया जाए सिलाना गांव, तहसील पूछ ली जाए राजखेड़ा और जिला पूछ लिया जाए तो धौलपुर। और इधर पूछा जाए तो सम गांव, सॉरी कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं राजस्थान से संबंधित। इसमें हम बात करें, एक पॉइंट और आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई राजस्थान की पूछी जाती है तो आपको याद रखना है जो ये उत्तर से दक्षिण में लंबाई रहेगी ये कितनी है? 826 किलोमीटर। ये कितनी रहेगी प्यारे दोस्तों? 826 किलोमीटर। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की लंबाई तो आपको याद रखना है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाता है तो 869 किलोमीटर।
कितनी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर हो जाएगी। इसके मध्य की गांव के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है लंपापोई गांव है जो कि नागौर में पड़ता है, लंपापोई गांव है नागौर में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछ ली जाए तो जो यहां से डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र से यहां से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। लंबाई की बात करें 26 किलोमीटर। इन सभी की हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, इन सभी की हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार इतना आप बना ले मैप में, उसके बाद में हम चीजें नोट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये नोट करें, नोट करें अक्षांशीय विस्तार। पॉइंट नोट करें, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से, 23 3 उत्तरी अक्षांश से 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 30 12 उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, और इस देशांतरीय विस्तार में हमने अभी क्या बताया 69 30 पूर्वी देशांतर से, उनहत्तर 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य। कहां पर 78 17 पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य। इस राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर की बात करें, इस अक्षांशीय विस्तार में अंतर की अगर दोस्तों बात करें तो ये अंतर जो है ये कितना रहता है, अक्षांशीय विस्तार में अंतर की बात करें तो लगभग कितना रहता है 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर रहता है। ये अंतर की बात करें तो आपको याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर रहता है। और इधर देशांतरीय विस्तार में अंतर की बात करें तो ये लगभग कितना रहता है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर रहता है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर रहता है। यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट, और इसको लगभग में कितना काउंट करते हैं, लगभग में अगर हम देखें तो कितना, लगभग 9 डिग्री का अंतर रहता है। और इसी 9 डिग्री के अंतर के कारण राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है और जो पश्चिमी बिंदु है उसमें 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल देखने को मिलता है। चलिए इसको हम देखते हैं, एक बार ये पॉइंट नोट करें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में। अक्षांशीय अंतर नोट कर लें, अक्षांशीय विस्तार में अंतर, अक्षांशीय विस्तार में अंतर, अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना बताया 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट का। इसको इसमें से घटा के आप देख लेना, इतना ही निकल के आएगा। देशांतरीय विस्तार में अंतर की बात करें दोस्तों, देशांतरीय विस्तार में अंतर, देशांतरीय विस्तार में अंतर की अगर हम यहां पे बात करें, और इस देशांतरीय विस्तार में अंतर की बात करें तो लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर निकल के आता है, 8 डिग्री 47 मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर निकल के आता है। और लगभग में देखें तो लगभग में कितना हो जाएगा दोस्तों 9 डिग्री का अंतर रहता है, लगभग में कितना 9 डिग्री का। और इसी 9 डिग्री के अंतर के कारण जो अभी लास्ट में हमने यहाँ पे चर्चा करी कि जो सिलाना गांव है और इधर हम बात करें कौन से कटरा गांव, इन दोनों में समय अंतराल देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे सूर्य पहले उदय होता है और यहाँ पे सूर्य की बात करें तो 35 मिनट, लगभग 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट बाद यहाँ पे सूर्य उदय होता है, यानी कि 36 मिनट का यहाँ पे समय अंतराल देखने को मिलता है। देखिए कैसे,
क्योंकि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो जो संपूर्ण जो पृथ्वी है कितने देशांतर घूमती है 24 घंटे में? 360 देशांतर घूमती है। जब उसमें से हम एक देशांतर की निकालते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है 1 डिग्री या एक देशांतर घूमने में जो समय लेगी वो कितना लेती है? लगभग 4 मिनट का समय लेती है। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री या एक देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगेगा दोस्तों? 4 मिनट का। यहाँ पे नोट कर लें आप, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम भारत का भूगोल जब हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हमने ये चीजें डिस्कस की थी, जब अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर और भारत की स्थिति के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, तब ये सारी चीजें हमने आपको समझाई थी। आप वहां पे देख सकते हैं और डिटेल में। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है और हमें कितना घुमाना है? लगभग 9 डिग्री पृथ्वी को घुमाना है। यानी कि 9 डिग्री घूमने के लिए 9 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 मिनट हो जाएंगी। यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट घुमाने के लिए फिक्स निकालते हैं कैलकुलेशन, तो 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को कितने? 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट या लगभग 9 डिग्री देशांतर, लगभग 9 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है। कितना समय लगता है? ये समय कितना लगेगा? 9 गुना 4 करेंगे तो 36 आ जाएंगे और 8 डिग्री 47 मिनट गुना 4 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना आएगा? 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड। क्या इसको राउंड फिगर में क्या बोलते हैं? 36 मिनट। कितना बोलते हैं? 36 मिनट बोलते हैं। और इसी कारण से पृथ्वी या राजस्थान में बात करें तो इसी कारण से, यहां पे नोट कर ले, इसी कारण से पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय होने में 36 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी बिंदुओं पर सूर्योदय होने में लगभग 36 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलता है। भी 36 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है या देखने को मिलता है। 36 मिनट का समय अंतराल यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तारों के बारे में। राजस्थान के सबसे जो ये यहाँ तक चीजें समझ में आई आपके? कोई डाउट है? कोई चीजें समझ में नहीं आई है, कोई डाउट आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद में उत्तरी दक्षिणी बिंदु, ये तो आप नोट कर लेंगे, ये अलग से नोट कराएं इनको। चलिए मैं नोट करा देता हूं फटाफट से, यहाँ पे लिखें नेक्स्ट पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु राजस्थान का, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1 क्या लिखना है, सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तरी बिंदु। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु क्या बताया, कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर। कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील, गंगानगर। गंगानगर तहसील, गंगानगर। सबसे उत्तरी बिंदु के बाद में दूसरा याद रखना है, सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या रहेगा, गोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील। गोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। ठीक है। के बाद में बोरकुट के बाद में हमने क्या देखा, सबसे पूर्वी बिंदु। 3 नंबर पे देखें, सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पूर्वी बिंदु हमने क्या बताया था, धौलपुर में स्थित था, सिलावट गांव। सिलावट गांव कौन सी तहसील बताई थी दोस्तों, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर। राजखेड़ा तहसील, धौलपुर। और यहाँ पे चौथा क्या बताया था, सबसे पश्चिमी जो बिंदु था, कटरा गांव। पश्चिमी बिंदु जो था वो क्या था दोस्तों, कटरा गांव। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव। कटरा गांव, सम तहसील। कटरा गांव, सम तहसील। और ये कहां पर स्थित रहेगी, जैसलमेर में। कहां पर स्थित रहेगी दोस्तों, जैसलमेर में। तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी बिंदु हो गया। उसके बाद में एक पॉइंट हमने देख लिया, अक्षांशीय एवं देशांतरीय। अक्षांशों एवं देशांतरों के बारे में हमने देखा, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा। उसके जो बिंदु हैं वो बिंदु हमने देख लिए दोस्तों। उसके बाद में एक नोट डालना है आपको, नोट डालें फटाफट से, नोट डालें। एक नोट डालना है आपको, और नोट में क्या लिखना है कि जो 27.5 डिग्री, नोट में आपको क्या लिखना है कि जो लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश, तो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के राजस्थान के लगभग
मध्य से, राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरने वाला अक्षांश। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने चर्चा करी, राजस्थान के विस्तार के बारे में हमने देखा। बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान की आकृति से संबंधित हम बातें रखेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक बार फटाफट से स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में। चलिए स्टार्टिंग से एक बार हम देखें, 5 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन हम यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं। हमने पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बताया 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़नी है, आकृति, क्षेत्रफल, सीमाएं और क्षेत्रफल की अन्य देशों के साथ तुलना, सीमाएं देखनी है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय, उसके बाद में संभागीय व्यवस्था और जिला व्यवस्था। इसमें आज की जो क्लास है हमने यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, स्थिति एवं विस्तार वाला, ये अपना स्थिति एवं विस्तार वाला आज यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो गया है। देखिए राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में 6 केस बनते हैं। कितने दोस्तों, 6 केस बनेंगे। 3 केस ये हैं, 3 केस नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखा अक्षांशीय आधार पर आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर आपसे पूछ सकता है राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। दोनों के आधार पर, अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। 3 केस कंप्लीट हुए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 3 केसों की कि विश्व में स्थिति पूछ सकता है, एशिया में और भारत में। विश्व में आपसे पूछे तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया में पूछे तो कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। और भारत में पूछे तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए उसके बाद में इन्हीं अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर और सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति के आधार पर राजस्थान में सबसे छोटे बड़े व समान दिन रात बनते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में भी, भारत में भी, विश्व में भी, तीनों में ही बनते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 4 केस पूछे जाते हैं, करक संक्रांति, मकर संक्रांति, वसंत विषु और शरद विषु। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि करक संक्रांति कब आती है, आपको याद रखना है 21 जून को पूछ ले। मकर संक्रांति कब आती है, 22 दिसंबर को। वसंत विषु पूछ ले कब आती है, 21 मार्च को। और शरद विषु पूछ ले 23 दिसंबर को। बात करें करक संक्रांति 21 जून की, तो जो सूर्य की स्थिति होती है करक रेखा के उत्तर में होती है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। उत्तरायण सूर्य होता है, करक रेखा के ऊपर जो किरणें हैं वो सीधी चमकती हैं, जिसके कारण राजस्थान में सबसे बड़ा दिन बनता है, सबसे छोटी रात होती है और सबसे छोटी परछाई बनती है। कब, 21 जून को। मकर संक्रांति की बात करें, जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं मकर रेखा के ऊपर चमकती हैं, मकर रेखा के ऊपर लंबवत किरणें चमकती हैं। कर्क रेखा पे बात करें तो जो किरणों की स्थिति है वो तिरछी रहेगी, तिरछी किरणें चमकती हैं, जिस कारण से राजस्थान में 22 दिसंबर को, क्योंकि किरणें तिरछी चमक रही हैं, जो सूर्य का प्रकाश कम समय तक आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन है, इसके विपरीत सबसे बड़ी रात रहेगी। परछाई की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी परछाई बनती है 22 दिसंबर को, सबसे तिरछी परछाई बनती है और सबसे लंबी परछाई बनती है। बात करें 21 मार्च की, 21 मार्च को जो सूर्य उत्तरायण रहता है, स्थिति की बात करें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी लंबवत किरणें चमकती हैं। शरद विषु की बात करें तो जो सूर्य की स्थिति है दक्षिणायन रहती है, यानी कि सूर्य जो चमकेगा वो भूमध्य रेखा के ऊपर ही लंबवत चमकेगा दोनों ही दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, या फिर यूं कहें वसंत विषु और शरद विषु, दोनों ही दिन व जो रात रहते हैं वो दोस्तों समान रहते हैं, दिन व रात समान रहते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा करी दोस्तों किसके बारे में, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार हमने देखा 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय विस्तार की बात करी 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं की बात करें, उत्तरी बिंदु की बात करें, गांव पूछा जाए कोणा गांव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला। दक्षिणी जिले की बात करें, दक्षिणी बिंदु की बात करें बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। इधर बात करें पश्चिमी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की, सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। और इधर बात करें तो कौन सा गांव, कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला दोस्तों यहाँ पे रहता है। ये बातें हमने देख ली थी। उसके बाद में ये हमने यहाँ पे डिटेल में चीजें देखी, ठीक है। ये उत्तरी बिंदु देखे, एक नोट आपको याद रखना है, 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, लगभग राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है। चलिए दोस्तों, बाकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। आपको नोट्स बनाने हैं और उनका अधिक से अधिक रिवीजन करना है। चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।